तो जो हमारा छूटा लिख दिया तुमने, वो लिख दिया, चलो ठीक है। ठीक है चलो। याद है कल हमने आईएसएफआर की रिपोर्ट निकाली थी, फॉरेस्ट मूवमेंट हम कुछ कर रहे थे, फॉरेस्ट मूवमेंट करते हैं, फिर थोड़ा सॉइल देखेंगे, और अगली फिर हम पे 3 क्लासेस बचेगी इसके बाद ना, और तो उसमें कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ करने, जैसे आपके शेड्यूल कास्ट, SC ST ट्राइब है हमारी, ट्राइब वाला स्ट्रक्चर कर लेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कर लेंगे। ये कराऊंगा मैं भी, अभी कराऊंगा मैं, छोटे से हेडिंग देके इसमें बंदोबस्त वगैरह जो होता है ना वो करा दूंगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे वो करा दूंगा। उन बंदोबस्त का हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस लिख लेंगे कब कौन सा क्या हुआ है। हाँ, ठीक है। तुम फॉरेस्ट मूवमेंट कर रहे थे, और फॉरेस्ट मूवमेंट भी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमने कौन सा किया था, दशोली ग्राम स्वराज संघ कर लिया था हमने। ठीक है, अगला लिखना, डूंगी पैंतोली मूवमेंट, डूंगी पैंतोली मूवमेंट, ठीक है। तो पहले बोल चुके सब, अब थियोरेटिकल पार्ट है तो समझाने के लिए नहीं है, तो जितना हो सकता है लिखो, इससे क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, डूंगी पैंतोली मूवमेंट है। लिखना इसमें, इन डूंगी पैंतोली ब्लॉक ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट, डूंगी पैंतोली ब्लॉक ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट, दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड, दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड to oppose the cutting of banj trees, oppose the cutting of banj trees. This movement was led by Mathura Devi. This movement was led by Mathura Devi. ठीक है, डूंगी पैंतोली मूवमेंट था, मथुरा देवी, ठीक है। दिस डूंगी पैंतोली मूवमेंट। नेक्स्ट वन इज पानी राखो मूवमेंट, ठीक है। पौड़ी उफरे खाल का है, सच्चिदानंद भारती थे, थोड़ा वाटर कंजर्वेशन के ऊपर है, तो लिखते हैं उसमें पानी राखो। हाँ, पानी राखो मतलब पानी रखो, बेसिकली इस एरिया में पानी नहीं था, तो वहां पे इन्होंने वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स वगैरह अपनाई थी, ठीक है। लिखना, टू रिवाइटलाइज द वाटर रिसोर्सेज, टू रिवाइटलाइज द वाटर रिसोर्सेज of the area, of the area. This movement was started by Sachidanand Bharti. This movement was started by Sachidanand Bharti in Ufre Khal, in Ufre Khal, Pauri, in Ufre Khal, Pauri, during late 80s, during late 80s, ठीक है। एक लाइन सच्चिदानंद भारती के बारे में एक दो और लिख लेते हैं, लिखना, सच्चिदानंद भारती, Sachinandanand Bharti is also credited with the establishment of कोटेशन लिखना, डालो का दगड़िया, ऑर्गेनाइजेशन है डालो का दगड़िया, दगड़िया मींस कंपेनियन गढ़वाली, ठीक है। डालो का दगड़िया, ब्रैकेट 1978 चमोली, डालो का दगड़िया 1978 चमोली, एंड दूधातोली लोक विकास संस्थान, दूधातोली लोक विकास संस्थान 1981 पौड़ी, 1981 पौड़ी में दूधातोली लोक विकास संस्थान, ठीक है। पांडव राखो मूवमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है सच्चिदानंद भारती जी का, ठीक है। अगला है रक्षा सूत्र मूवमेंट,
ठीक है। रक्षा सूत्र मूवमेंट ये भी बेसिकली टिहरी के भिलंगना ब्लॉक का है, भिलंगना वैली का है। वहां पे भी बांज के ट्रीज काटे जा रहे थे, तो इन्होंने एक टेक्निक अपनाई कि उसमें एक राखी बांध ली, और जैसे राखी में होता है ना प्रोटेक्शन करना होता था, वैसे इन्होंने प्रोटेक्ट किया ट्रीज को। देखना, इट वॉज स्टार्टेड इन 1994, it was started in 1994 to oppose the cutting of Banj trees, oppose the cutting of Banj trees in Bilangana River Valley of Tehri. Of Tehri. Trees were to be protected by, trees were to be protected by tying a rakhi around them. You're tying a rakhi on them. Okay? Tying a rakhi on them. Okay, next one is Mathi movement. ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, मैथी मूवमेंट। मैथ क्या होता है गढ़वाली में, मैथ किसे बोलते हैं? मम्मी के नहीं, अपने मायको को, लड़की के मायको को बोलते हैं। ठीक है, मम्मी का मायको ननिहाल हो गया ना, तो मायका मैथी, वहां से मैथ शब्द है। तो कल्याण सिंह रावत जी ने चलाया था, इसमें कहा था कि जब किसी की शादी हो रही है वर वधू की, तो उनसे कहते थे कि आप यहाँ पे एक ट्रीज उगा दो, एक पेड़ उगा दिया, और उस पेड़ की रक्षा कौन करता था? फिर उसके जो मायके के लोग होते थे वो करते थे। ठीक है, वहां के लोग या फिर जो भी वहां पे कोई इसकी फ्रेंड्स वगैरह है, ये सब उन्हें रक्षा करते थे। ठीक है, तो एक बेसिकली फॉरेस्ट का एफॉरेस्टेशन की टेक्निक थी। ठीक है, तो मैथी मूवमेंट लिखेंगे हम। इट वॉज स्टार्टेड बाय कल्याण सिंह रावत, इट वॉज स्टार्टेड बाय कल्याण सिंह रावत, कल्याण सिंह रावत इन 1995, 1995 from Gwaldam, Chamoli, Gwaldam, Dam, D-A-M, Gwaldam, Chamoli. As per to this movement, as per to this movement, during marriage, bride and groom, bride and groom used to sow, S-O-W also, used to sow, so a tree at the mica, लिख लो सिंपल भाषा में, at the mica of bride, or the residence of bride, that tree shall be taken care by, that tree shall be taken care by the family members of the bride, taken care by the family members of the bride. So this was Mathi movement started by Kalyan Singh Rawat. ठीक है, next one is Chino Japto movement. ठीक है, चीनो जप्टू मूवमेंट अपने नाम के अकॉर्डिंग है। बेसिकली नंदा देवी नेशनल पार्क है ना, 1982 में नेशनल पार्क घोषित हो गया था। नेशनल पार्क की शर्त ये होती है कि उसके आसपास के एरिया वहां पे एंटर नहीं कर सकते और उसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके आसपास के गांव थे, रैनी, लाता और तोरमा गांव, तीनों गांव के लोगों को कहा कि आप अंदर नहीं एंटर कर सकते। तो उन्होंने काफी प्लीड किया गवर्नमेंट को, रिक्वेस्ट की, कई धरना प्रदर्शन दिए कि भाई हमें एंटर करने दिया जाए, हमारी लाइवलीहुड इस पे डिपेंडेंट है, हमारे कैटल इस पे डिपेंडेंट है। सरकार ने माना नहीं, तो फाइनली लोगों ने क्या किया, 1998 के आसपास अपने सारे कैटल्स को ले आके इन्होंने कानून तोड़ते हुए सारे कैटल्स अपने नेशनल पार्क के अंदर छोड़ दिए कि जाओ ग्रेस करो। ठीक है, तो इसलिए छिनो झुट्टा बोलता है, मना भी किया था, तो बाउंड्री में जितने फॉरेस्ट ऑफिसर रोका भी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, भी आप सुनोगे नहीं तो हम यही करेंगे। तो इसलिए छिनो झपटू मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो लिखना रैनी, रैनी, लाता एंड तोलमा विलेज, एंड तोलमा विलेज ऑफ चमोली, तोलमा विलेज ऑफ चमोली lies next to the Nanda Devi National Park.
lies next to the Nanda Devi National Park. Stop आगे. After declaration of Nanda Devi National Park in 1982, after declaration of Nanda Devi National Park in 1982, comma, forest rights of these villages were limited stop, to reinstate their forest rights, Initially, villagers protested and pleaded to the government. But when government did not pay heed to their demands, they left their cattle for grazing. Inside the boundary of Nanda Devi National Park in 1998. Inside the boundary of Nanda Devi National Park in 1998, this is known as Chino-Japto Andolan. या फिर मूवमेंट, Chino-Japto मूवमेंट. क्लियर है? तो ये हमारे Chino-Japto मूवमेंट था, और हमारे जितने इंपॉर्टेंट सारे फॉरेस्ट मूवमेंट थे, वन आंदोलन थे, हमने कंप्लीट कर लिए. ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम वाइल्ड लाइफ इन उत्तराखंड देखेंगे. नेशनल पार्क कौन से है, कहाँ पे, क्या एरिया है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. थोड़े बहुत लिमिटेड राइट्स दिए, थोड़े बहुत कि आप बाउंड्री के बाहर थोड़ा बहुत कर सकते हो, पर ऐसे नेशनल पार्क और अब जब आप एनवायरमेंट पढ़ोगे, नेशनल पार्क और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में डिफरेंस थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको. वहां से कितना राइट होता है, इन्हें थोड़े बहुत राइट दिए, जो थोड़ा उससे ज्यादा होंगे पर इतना है नहीं. ऊपर से नंदा देवी नेशनल पार्क काफी बड़ा है, पहाड़ों के ऊपर है, तो इतना आपको वो है भी नहीं, बिल्कुल आप हर जगह चप्पी चप्पी में सुरक्षा तैनात कर सकोगे, तो थोड़ा बहुत तो चलता ही है. ठीक है, उस समय बेसिकली जब एकदम से डिक्लेयर हुआ ना, तो एकदम से कहा कि छीन लिया गया, तो ईगोइस्टिक वो हो गया थोड़ा प्रॉब्लम, भैया कैसे, तो वो उसके अगेंस्ट है. ठीक है, तो हम वाइल्ड लाइफ इन उत्तराखंड में नेशनल पार्क देखेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे, और कुछ कंजर्वेटरी रिजर्व्स हैं उनके बारे में बात करेंगे. फिर हम सॉइल वाला चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे. ठीक है, तो ज्योग्राफी एक तरह से एंड एक तरफ ही हमारी एक क्लास और ज्योग्राफी एंड कर लेंगे. ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ इन उत्तराखंड लिखते हैं, और सबसे पहले लिखेंगे इसमें नेशनल पार्क. ठीक है, नेशनल पार्क लिखेंगे. सब लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया होगा कितने नेशनल पार्क है उत्तराखंड में. So 6 है शायद. 6 है. ठीक है, कौन कौन से हैं. One is Jim Corbett. Then Nanda Devi. नंदा देवी, Valley of Flowers. वैली ऑफ फ्लावर्स, गोविंद नेशनल पार्क. गोविंद, राजा जी है. राजा जी हो गया, और गंगोत्री. ठीक है, तो इनके बारे में लिखेंगे, और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो वो लिखाऊंगा. इनके डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है, किस डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं. जैसे राजा जी किस डिस्ट्रिक्ट में है. तो देहरादून और हरिद्वार में भी है. देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है. ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, और इसमें कई बार ये लगाने के लिए आ जाएगा सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे पहले कौन बना, सबसे बाद में कौन सा बना, या फिर इन पिन पॉइंट करके पूछ लेंगे ये नंदा देवी नेशनल पार्क कब बना, कभी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित हुआ, कभी से यूनेस्को की हेरिटेज साइट में डाला गया. तो ये सब डेटा इससे सीधे साफ साफ क्वेश्चन आते हैं. इनके अंदर आपको पता ही है, इन सबका मोटिव वही होता है कि फ्लोरा और फौना दोनों को प्रोटेक्ट किया जाए, कंजर्वेशन किया जाए. तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे कि क्या फ्लोरा मिल रहा है, क्या फौना मिल रहा है. ठीक है, हर चीज में हर जगह मिल जाती है. ठीक है, तो ये सब देखेंगे. हालांकि एक जगह हमारी जो गंगोत्री है ना, गंगोत्री नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे हिम तेंदुआ मिलता है, स्नो लेपर्ड जिसे बोलते हैं ना,
मैंने पहले भी लिखा है, हिंद तेंदुआ नेशनल पार्क बना रहे हैं वहाँ पे भैरव घाटी उत्तरकाशी में, गंगोत्री के अंदर जो है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को तो लिख लेंगे, बाकी जानवर जानवर की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं, फर्स्ट जो नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। मैं आपको इनके बनने के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा रहा हूँ। सबसे पहले बना भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। ठीक है, इसके बारे में लिखना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एमपी, जीसीएमपी, was formed as on 8 August 1936. 8 August 1936, 8 August 1936 as Halley National Park. Halley is Halley, इसका इनिशियल नेम Halley नेशनल पार्क था। With a composite area of 520.82 kilometer square, with a composite area of 520.82 kilometer square, 0.82 kilometer square, it extends in the district of जिम कॉर्बेट किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? इन द डिस्ट्रिक्ट और नैनीताल एंड पौड़ी। पौड़ी, बिल्कुल सही, ठीक है। इट एक्सटेंड्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नैनीताल एंड पौड़ी। इट वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ एशिया। इट वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ एशिया after independence. After independence, it was renamed as Ramganga National Park. Renamed as Ramganga National Park. And in 1957, again renamed as Jim Corbett National Park. और बातें लिखेंगे इसके बारे में। देखो, इसके अलावा मैंने जो पहले लिखा रखा रिपीट नहीं करेंगे। इसके अंदर से वेस्टर्न रामगंगा रिवर जाती है, पाटली दूर है, ये सब फालतू चीजें लिखेंगे। लिखने के पहले हमने इसमें लिखना गया, एंट्री पॉइंट ऑफ दिस नेशनल पार्क, entry point of this national park is at Dhikala. Dhikala रामनगर नैनीताल में है। is at Dhikala, रामनगर नैनीताल। गया है कोई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपने से? नहीं गए? बड़ी बोरिंग लाइफ जीरो है। जाना आप यार, जाओगे तो ढिकाला रेंज में जाना, ढिकाला इज बेस्ट, ठीक है। तो इसका एंट्री पॉइंट भी ढिकाला है, ढिकाला रामनगर नैनीताल, इसका एंट्री पॉइंट है। आगे लिखना, ऑन 1 November 1973, on 1 November 1973, it was declared first tiger reserve of the country. It was declared first tiger reserve of the country. In 2013, STPF. In 2013, STPF, Special Tiger Protection Force, Special Tiger Protection Force was formed over here. Was formed over here. तो सबको लिखना, जिम कॉर्बेट म्यूजियम, जिम कॉर्बेट म्यूजियम is established at कालाढूंगी, established at कालाढूंगी, ठीक है। तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात थी। ये जितने पॉइंट में लिखा है सब पेपर में आ चुके हैं, हर बार बहुत पेपर में रिपीट हुए सारे कुछ। कालाढूंगी, ठीक है, सारे
पॉइंट आ चुके हैं कि एसटीपीएफ कब बनी, प्रोजेक्ट टाइगर में कब आया, हेली कब बना, ये सब ये आ रही है। ठीक है, तो जिम कैमरन नेशनल पार्क ये सबसे पहला नाम था। नेक्स्ट लिखते हैं हम गोविंद नेशनल पार्क। इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा लिखते हैं इसमें। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1980, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1980 एट उत्तरकाशी, 1980 at Uttarkashi, with a composite area of 472 किलोमीटर स्क्वायर, 472 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये गोविंद नेशनल पार्क था हमारा। अगला है नंदा देवी नेशनल पार्क। इसमें लिखना it was established in 1982 at Chamoli. It was established in 1982 at Chamoli with a composite area of 624 kilometer square. 82. It was formed in 1982 at Chamoli with a composite area of 624 kilometer square. आगे लिखना इसमें। In 1988, it was declared as second biosphere reserve of the country. It was declared as second biosphere reserve of the country. Second biosphere reserve of the country. इससे याद है बायोस्फीयर रिजर्व कितने भारत में? आईडी किसी को कुछ? तो आपको ये भी नहीं पता होगा फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? 18 थे मेरे ख्याल से, बड़े ना हो तो 25 प्लस हो गए। मेरे ख्याल से तो 18 था जब हम पढ़ते थे। अब देखना पड़ेगा किसी को। सर 18 है शायद, सर 18 ही है। 18 ही है, हाँ ठीक। सर 18 है। 18 ही। और सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था? नीलगिरी था। एक मिनट देना मुझे, इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन, एक मिनट बस। ये तो 18 ही है फर्स्ट, मेरे ख्याल से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो लिखना in 1988 it was declared as second biosphere reserve of the country. आगे लिखना again in 1988, it was declared as it was declared as UNESCO's World Heritage Site. वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो 1988 में दोनों चीजें हुई थी। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कब यूनेस्को की हेरिटेज साइट में आया था या फिर कब इस पे इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, सेकंड था, फर्स्ट था, किस नंबर का भी पूछते हैं। ठीक है, तो नंदा देवी नेशनल पार्क था। आगे है, अगला है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, इसमें लिखना it was established in 1982 at Chamoli. It was established in 1982 at Chamoli. आगे लिखना with a composite area of 87.50 kilometer square. With a composite area of 87.50 kilometer square. It is the smallest national park of Uttarakhand. It is the smallest national park of Uttarakhand. Continue करना। Valley of Flower was discovered by Frank Smith.
Frank Smith. In 1931, he also wrote the book. He also wrote the book, The Valley of Flowers. आगे लिखना, पुष्पावती रिवर. Pushpavati River flows right through this national park. Flows right through this national park. आगे लिखना, Valley of Flower National Park is mentioned as Valley of Flower National Park is mentioned as Nandan Kanan in Skand Puran. Nandan Kanan in Skand Puran. And Alka, and as Alka. Nandan Kanan in Skand Puran and as Alka in Kalidas's Meghdootam. In Kalidas Meghdootam. This national park is also known by the name of बहुत सारे नाम लिखेंगे इनके. गंधमादन नेशनल पार्क, गंधमादन नेशनल पार्क, कॉमा ब्युंडर नेशनल पार्क, कॉमा पुष्पावती नेशनल पार्क, पुष्पावती नेशनल पार्क, कॉमा बैकुंठ नेशनल पार्क, बैकुंठ नेशनल पार्क एंड फ्रैंक स्मिथ वैली. ये सब इसके नाम है. फ्रैंक स्मिथ वैली, जिसने खोज की थी 1931 के नाम पे फ्रैंक स्मिथ वैली भी कहते हैं. ठीक है, तो ये हमारे वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, नंदा देवी के पास ही है. 47 भी बताया मैंने, देखते हैं 47 87.50. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट है 87.50. ठीक है, तो ये अपना वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क था, इसके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं थी. नेक्स्ट राजाजी नेशनल पार्क. सबसे छोटा नेशनल पार्क है वो एमपी में. सबसे छोटा नेशनल पार्क एमपी में कौन सा वाला बोल रहा हूँ? एमपी में 0.3 स्क्वायर किलोमीटर का नेशनल पार्क. 0.3 का है, क्या ही है उसमें? उसमें डायनासोर के फॉसिल्स. अच्छा, नेशनल पार्क घोषित कर दिया. गजब. 30 × 10 मीटर हो गया. तो 30 × 10 मीटर 30 × 10 मान लो, कितना छोटा सा तो हो गया. मतलब 300 मीटर में 100 मीटर का 0.3 स्क्वायर किलोमीटर ना. अच्छा, क्या होगा? डायनासोर के फॉसिल्स. बढ़िया काम धाम बचा दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ज्यादा. नाम क्या उसका? याद तो आ रहा है, है फॉसिल नेशनल पार्क है. हाँ हाँ हाँ, फॉसिल नेशनल पार्क. ठीक है, अपने आर के लिए ना नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेना, इंडिया में कहाँ पे कौन कौन सी पड़ रही है, पूछते हैं काफी. ठीक है, नेशनल पार्क क्या रही है, सब रिवर्स, उसके ट्रिब्यूटरीज का उत्थान कहाँ से हो रहा है, कहाँ गिर रही है, सब चीजें आती है. ठीक है, तो अतला राजाजी नेशनल पार्क लिखते हैं. ये किसके नाम पे पड़ा है राजाजी नेशनल पार्क? ये राजा अच्छा, मैंने सुना राज बब्बर बोल रहा हूँ. सी राजा गोपालाचारी कौन थे? हमारे पहले वायसराय. वाइसराय थे? नहीं, कौन थे सी राजा गोपालाचारी? दूसरे वायसराय. वाइसराय थे. तो ये पूछ, भारत के पहले गवर्नर कौन थे ब्रिटिश काल के? हैं? अलेक्जेंडर? मेरे कान बज रहे हैं आज. आप क्या ऐसे ही पूछ रहा हूँ, हिस्ट्री पूछ रहा हूँ थोड़ी. गवर्नर कौन थे हमारे पहले भारत के? लॉर्ड क्लाइव थे. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे पहले? वॉरेन हेस्टिंग्स थे. ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे पहले? विलियम बेंटिंग. बिल्कुल सही.
और फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो वाइसरॉय राजा गोपालाचारी कैसे हो गए? तो राजा गोपालाचारी साहब कौन थे? नहीं, अरे ये आजाद भारत। आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वो, या फिर अंतिम गवर्नर जनरल कह सकते हो, ठीक है। तो वो श्री राजा गोपाल साहब थे, उनके नाम पे इसका नामकरण किया गया, ठीक है। तो लिखिए राजा जी के बारे में। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1983 1983 was shop with a composite area of 820.42 kilometer square, with a composite area of 820.42 kilometer square. It extends in the district of, कौन सी डिस्ट्रिक्ट बताई मैंने इसकी, किस डिस्ट्रिक्ट में राजा जी? देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल, पौड़ी। It extends the district of Dehradun, Haridwar and Pauri. It was named after C. Rajagopalachari. It was named after C. Rajagopalachari. It is the first elephant reserve of Uttarakhand. It is the first elephant reserve of the Uttarakhand. It was also declared as tiger reserve. It was also declared as tiger reserve in 2015. In 2015, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जोड़ दो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उत्तराखंड फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तराखंड फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका नाम है मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी was merged into Rajaji National Park. Merged into Rajaji National Park upon its formation in 1983. Upon its formation in 1983, ठीक है। तो राजाजी जब बना था उसमें मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो उत्तराखंड की पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इसे इंक्लूड कर लिया गया था। क्लियर? 1983, ठीक है। तो ये आपका राजाजी साहब थे। अगला है गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है। सबसे बड़ा गंगोत्री है, सबसे छोटा कौन सा बताया मैंने आपको? वैली ऑफ फ्लावर्स। लिखना इसमें। It was established in 1989 at Uttarkashi. At Uttarkashi. Shop with a composite area of 2390 kilometer square. With a composite area of 2390 kilometer square. It is the largest national park of Uttarakhand. It is the largest national park of Uttarakhand. लिखना तो लिखने से लिखा रखा मैंने से। हिम तेंदुआ नेशनल पार्क इज हिम तेंदुआ नेशनल पार्क एट भैरव घाटी। हिम तेंदुआ नेशनल पार्क एट भैरव घाटी is located inside Gangotri National Park. Is located inside Gangotri National Park. ठीक है। तो ये आपके 6 नेशनल पार्क हमने कर लिए, इंपॉर्टेंट चीजें भी कर ली। अब करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोई आइडिया? 7 है। कितनी याद 7 है? और 8। 7 है, 7। और कितनी याद है आपको? एक मिनट। एक तो गोविंद है। गोविंद है, और एक ही याद है, और कुछ याद नहीं किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? कोट भी है। केदारनाथ, स्कोट वगैरह वगैरह कुछ याद नहीं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाँ, तो आपको तो याद है, ठीक है। तो मैं पढ़ा दूंगा, अब याद कर लेना। 6 नेशनल पार्क है, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। वही करेंगे, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तभी लगता है लिखना इसमें। फर्स्ट है हमारी गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
इस पे लिखना, बल्कि टेबल वाइज लिख लेते हैं, ठीक है, चलो ऐसे लिख लेते हैं। इट वाज फॉर्म्ड इन 1955, इट वाज फॉर्म्ड इन 1955 एट उत्तरकाशी with a composite area of 485.89 किलोमीटर स्क्वायर, 485.89 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट वन इज केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बल्कि 3 एरो बना के इनके एयर वो लिख लो, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना, बनी है 1972 में, एरिया है 957.20 किलोमीटर स्क्वायर, 957.20 किलोमीटर स्क्वायर। ब्रैकेट में लिखना लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तराखंड, सबसे बड़ी केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, 957.20 किलोमीटर स्क्वायर। और डिस्ट्रिक्ट में जहां लाई करती है ये है चमोली रुद्रप्रयाग में, 2 डिस्ट्रिक्ट में आती है, चमोली एंड रुद्रप्रयाग। ठीक है, अगला है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एरिया है 19 सॉरी बनी है 1986 में, 1986 में। एरिया है 599.93 किलोमीटर स्क्वायर, 0.993 किलोमीटर स्क्वायर। डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़, डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़। इस पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जोड़ दो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मस्क डियर आर फाउंड ओवर हियर। यहाँ सबसे ज्यादा मस्क डियर मिलते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मस्क डियर आर फाउंड ओवर हियर। ठीक है, आपका अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगला लिखेंगे, अगला लिखना सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बनी है 1987 में। एरिया है 301.81 सॉरी 0.18 किलोमीटर स्क्वायर, 301.18 किलोमीटर स्क्वायर। और ये है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, तो ये 4 हमारी होगी। 5वीं लिखो बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर्म्ड हुई है 1988 में। एरिया है 47.07 किलोमीटर स्क्वायर और लाई करती है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में, ये तो विंतर है। अगले देखेंगे हम मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मसूरी में छोटा सा इलाका काट के घोषित कर रखा है। फॉर्मेशन की एयर है इसका 1993, एरिया है 10.82 किलोमीटर स्क्वायर, एरिया है 10.82 किलोमीटर स्क्वायर। ब्रैकेट में लिखना स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तराखंड है, स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तराखंड है। डिस्ट्रिक्ट हो गया देहरादून का, देहरादून। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़ना कि एक्सटिंक्ट है ना, एक बर्ड एक्सटिंक्ट हो चुकी है जिसका नाम है पहाड़ी बटेर, लास्ट वाज सीन ओवर हियर। एक्सटिंक्ट पहाड़ी बटेर वाज लास्ट सीन ओवर हियर। ठीक है, तो आपकी मसूरी थी। अगली है नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंदौर इज NANDHAUR, नंदौर रिवर है उधम सिंह नगर की साइड, तो वहां उसके अगल बगल बना रखी हमने नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उधम सिंह नैनीताल में, सॉरी।
ये फॉर्म हुई थी 2012 में। एरिया है 269.95 किलोमीटर स्क्वायर। और डिस्ट्रिक्ट है इसकी नैनीताल प्लस चंपावत। नैनीताल प्लस चंपावत। ठीक है, तो हमारी 6 नेशनल पार्क है, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। इसके अलावा हमारे 4 कंजर्वेशन सेंटर भी उसके बारे में लिख लेते हैं। तो लिखना कंजर्वेशन सेंटर्स। ठीक है, एक एक करके इसमें आगे लिखते हैं, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले लिखना आसन वेटलैंड। आसन वेटलैंड लिखना आगे 2005 में बनाई। एरिया है 440.40 किलोमीटर स्क्वायर। 440.40 किलोमीटर स्क्वायर। और लाई करता है देहरादून में। ठीक है, और ये रामसर साइट कब घोषित किया गया, मैं लिखा रखा पहले तुम्हें, किसी को आइडिया नहीं है? आसन रिवर किसके ट्रिब्यूटरी है? यमुना रिवर सिस्टम पढ़ी थी ना, तो आसन रिवर मैंने लिखा था ना, आसन बैराज है 1967 में बना था। और ये आसन वेटलैंड 2005 में। और ये रामसर साइट इसे डिक्लेयर किया गया 2020 में। मैं लिखा रखा है वैसे, एक बार चेक कर लो। ठीक है, तो देहरादून में अगली है जो वेटलैंड है, वो है कंजर्वेशन सेंटर है झिलमिल लेक। झिलमिल लेक है, ये भी 2005 में फॉर्म हुई है। मतलब ऐसे वेटलैंड एंटर किए 2005। इसका एरिया है 3783.50 किलोमीटर स्क्वायर। 3783.50 किलोमीटर स्क्वायर। 300 10। एक मिनट है, देखूंगा मैं ऐसे आंकड़ों को, गलत लग रहा है वैसे। 3780 तो बहुत ज्यादा किलोमीटर स्क्वायर हो गया। किताब से लिखा है पर चेक कर लूंगा। अभी ये लिख लो किताब में गलत है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना, इतना तो डिस्ट्रिक्ट अब किताब में पता नहीं किस जान में लिख लेते हैं कभी कभी ऐसे आंकड़े। तो देखूंगा फिर भी कहीं और किताब से चेक करूंगा, क्योंकि काफी फैक्ट ना काफी किताबों में गलत लिख देते हैं, कुछ भी छाप देते हैं। तो मैं ऐसे चेक करूंगा, पढ़ रहा हूँ तो। अरे बाप रे, नैना देवी तो 21,224 किलोमीटर स्क्वायर बता रखा है। उत्तराखंड का एरिया कितना है? कितना? 58,000 किलोमीटर। 53 सर, 53483 किलोमीटर। 53,483। बाप रे, तो नैना देवी को तो 22,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया बता रहा, तो गलत है पक्का आंकड़ा। ठीक है, तो इसका वैसे इनका जरूरी नहीं है किलोमीटर स्क्वायर लिखने का, तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम काट देंगे फिलहाल। ठीक है, झिलमिल लेक 2005 हरिद्वार में फॉर्म कर रखी है। अगला है पावलगढ़ कंजर्वेटरी रिजर्व। पावलगढ़ कंजर्वेटरी रिजर्व, ये 2012 में फॉर्म हुई है, नैनीताल में है। बारह 2012 इन नैनीताल पावलगढ़। एंड द लास्ट वन इज नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेटरी रिजर्व। नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेटरी रिजर्व 2015 में बना है, नैनीताल में है। 37.83। अच्छा, तो हो सकता है मीटर स्क्वायर में होगा बनी। किलो ये ना जो आप मेरे वाले शायद मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, पर जो भी है वैसे इनकी हमें एग्जैक्ट जानने की जरूरत नहीं। हमें जो नेशनल पार्क है ना, इनके कभी एग्जैक्ट पूछ लेते हैं, तो वो एग्जैक्ट है नेशनल पार्क के। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भी नहीं पूछेंगे, नेशनल पार्क के एग्जैक्ट पूछ लेते हैं। और उनका मतलब डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ लेते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ये तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो हमारे कुछ नेशनल पार्क थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे, कंजर्वेटरी रिजर्व थे। इसके अलावा भी कुछ वाइल्ड लाइफ को लेके या फिर एनवायरनमेंट को लेके कुछ हमने इंस्टीट्यूट बना रखे, तो एक एक नोट में 5-6 जो है वो लिख लेते हैं। ठीक है, ये किसी में नहीं आते। तो पहले लिख लेना ऐसे नोट फर्स्ट। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व,
नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये बना है 1988 में, पीछे लिखाया था मैंने तुम्हें। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व साइज में थोड़ा बड़ा होता है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क केवल चमोली डिस्ट्रिक्ट में था, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें लिखना 3 डिस्ट्रिक्ट थे, चमोली, बागेश्वर एंड पिथौरागढ़। बागेश्वर एंड पिथौरागढ़। ठीक है, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 3 डिस्ट्रिक्ट में, चमोली में है, बागेश्वर में है, पिथौरागढ़ में, 1982 में बना था। अगला है गोविंद बल्लभ पंत या जीबी पंत नेशनल हिमालयन एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट, नेशनल हिमालयन एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट 1988 में बना है, अल्मोड़ा में है। (1988) में बना है, अल्मोड़ा में है। अगला इज गोविंद बल्लभ पंत हाई ऑल्टीट्यूड जू, हाई ऑल्टीट्यूड जू ने पढ़ा कभी एनवायरमेंट में, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन। जू किसका एग्जांपल है, एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन? एक्स सीटू का, इन सीटू का एग्जांपल एक्स सर। तो एक्स2 बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, तो वाइल्ड। एक्स2 में वाइल्ड लाइफ आ जाती है। क्या क्या बोल रहे हो? एक्स2 में तो नेशनल पार्क्स आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हाँ, इन तो सीटू एक्स2 में तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, और ये आपके नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। इंस्टीट्यूट मतलब जो जहाँ पे वहीं पे उसका कंजर्वेशन करना, एक्टिविटी मतलब उसे उठा के कहीं और ले आके कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसका एग्जांपल जू होता है। तो जीबी पंत हाई ऑल्टीट्यूड जू 1995 में बना था, नैनीताल में स्थित है। अगला है मालसी डियर पार्क, जो कि अब मालसी जू के नाम से आता है, इसे अब देहरादून जू बोलते हैं शायद, या मालसी जू बोलते हैं। मालसी डियर पार्क 1976 में बना था, देहरादून में है। नेक्स्ट वन इज हेस्को, HESCO। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अगर मैं पहाड़ के बारे में लिखा था, यहाँ पे हेस्को के बारे में लिखे हैं। फुल फॉर्म लिखना इसका, हिमालयन एनवायरमेंटल, हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडी एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1979 में बनी है। किसकी है हेस्को? बहुत फेमस व्यक्ति है, बहुत ही फेमस व्यक्ति, 1979 में बनी है। आइडिया नहीं किसी को? हेस्को है डॉक्टर अनिल जोशी की। ठीक है, बहुत अवार्ड, पता ही नहीं है, नाम नहीं सुना कभी? नहीं सुना? जिस हिसाब से है निकला आपका, मैंने कहा तो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, बहुत अवार्ड्स मिले हैं इन्हें, और इनके रेगुलरली एनवायरमेंटल के बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, वो ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर अनिल जोशी साहब का है। एंड द लास्ट वन इज हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडी इंस्टीट्यूट है। डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ बना रखा है, ये तो काम करेगा अपना। ठीक है, हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडी इंस्टीट्यूट, ये 1995 में बना है। और टिहरी उत्तरकाशी है, एक टिहरी में, एक उत्तरकाशी में। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है। ठीक है, हमने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर लिया हमने। अब सॉइल कर लेते हैं। ठीक है, सॉइल का जो छोटे छोटे हैं सॉइल कर लेते हैं, बड़ी कल वाली क्लास में करेंगे। लिखना सॉइल्स इन उत्तराखंड। ठीक है, तो सॉइल्स ना उत्तराखंड में हम 3 उस पे भाग बांट सकते हैं। सॉइल्स कैसे बांटते हैं मैं बताता हूँ। पहला उसका डिफरेंस बेसिस है कि भाई यूटिलिटी क्या है। ठीक है, यूटिलिटी क्या है बेसिकली। ठीक है, जैसे कि घर के बगल में है तो धरिया खेत हो गया, बीच में जंगल के बीच है, घर के बीच में है तो बिचलिया हो गया, और जंगल में है तो बुनिया हो गया। ठीक है, तो वैसे सॉइल मतलब लैंड की, मैं पूरा कवर कर रहा हूँ जो उसमें आते हैं। ठीक है, सॉइल एग्जैक्ट सॉइल मत मांगने से,
सॉइल लैंड दोनों मान लेना, ठीक है। तो यूटिलिटी के बेसिस पे पहला बाइफरकेशन होता है, दूसरा होता है इन द बेसिस ऑफ इरिगेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप पढ़ते होंगे एग्जाम में, लगातार आता है। तलाव क्या होता है, उपराव अयम अवल क्या होती है, उपराव दोयम क्या होती है, और इजराम क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे इसमें। थर्ड है इसमें, जो कि एक ICAR है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, मुख्यालय नई दिल्ली। इसने उत्तराखंड की साल को अलग अलग भाग में बांटा है, पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी, ये मिट्टी, वो मिट्टी, फालतू की मिट्टी है, तो वो हम इसी बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं इसके बारे में। तो हम ये दो जो है ना, यूटिलिटी और इरिगेशन, आज निपटा देते हैं इस तरह, फिर ये थोड़ा लंबा चलेगा, इसे देखते हैं। लिखना इसमें सॉइल्स इन उत्तराखंड, चैप्टर का नाम है सॉइल इन उत्तराखंड, ठीक है। लिखना सॉइल इन उत्तराखंड can be classified on following basis. First one है ऐसी type of soil on the basis of utility. Type of soil on the basis of utility. Next one is type of soil on the basis of irrigation. Type of soil on the basis of irrigation. And the last one is type of soil as classified by ICAR. ठीक है, तो मैं बताता हूँ यहाँ पे यूटिलिटी में ना, पहली जो सॉइल होती है उसे बोलते हैं हम धरिया। मैं हिंदी में भी लिखूंगा, हिंदी में लिखना क्योंकि प्रोनाउंसिएशन हिंदी में अच्छा लगेगा इसका, धरिया, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसे, नीचे हलन जोड़ देना, धरिया हो गया। दूसरी होती है बिचलिया, इसे ऐसे लिखेंगे हम, बिचलिया होगी। और थर्ड वन जो होती है वो है बुनिया, ठीक है, इसे ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। एक एक करके लिखाऊंगा, यहाँ पे डिफरेंस समझाता हूँ। जो धरिया है, फर्स्ट वाली जो है, इसे हम सगवाड़ा भी बोलते हैं। सगवाड़ा सुना, गढ़वाली शब्द होता है सगवाड़ा, कोई आपने सुना? आप कोई है नहीं गढ़वाली के मोहनी से। एक सगवाड़ा मतलब जो एक्चुअली धरिया क्या होता है, घर है आपका, पहाड़ में जो घर है, उसके जस्ट बगल में जो खेत है उसे धरिया बोलते हैं। वो जस्ट घर के बगल में, तो वहां पे गोबर गोबर खाद खूद पड़ती है, तो अच्छा वहां पे आप जो भी हो रहा है उगा लेते हैं, थोड़ा माल्टी मिल्टी के पेड़, उसे बोलते हैं बिचलिया, नाम से तो चल रहा है। तीसरी होती है बुनिया, ये जंगलों के बीच में आके ग्रास लैंड नहीं होती, जो पैस्चर लैंड, बुग्याल वगैरह, जहाँ पे थोड़ा फर्टाइल लैंड है, वहां पे उगा देते हैं। तो यहाँ पे पहले ना, जो ऊपर हमारी दाल नहीं आती, तोर गेहूं दाल वगैरह आती है, वो बुनिया लैंड से आती है, अधिकतर टाइम तो खाली पड़ा रहता है, ठीक है। तो तीनों लैंड के बारे में लिखते हैं। फर्स्ट लिखते हैं फर्स्ट है टाइप्स ऑफ द सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। इसमें फर्स्ट है आपका धरिया लैंड या धरिया भूमि, जो मैंने लिखा है वहां पे। इसमें लिखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सगवाड़ा, ठीक है। सगवाड़ा इज दिस आदगा, ठीक है, सगवाड़ा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सगवाड़ा in local language. This land is located right next to the owner's house, right next to the owner's house, and is fertile, showing good productivity, and is fertile showing good productivity. अगला है बिचलिया लैंड या बिचलिया भूमि।
इस पे लिखना, दिस लैंड इज लोकेटेड, दिस लैंड इज लोकेटेड बिटवीन ओनर्स हाउस एंड फॉरेस्ट लैंड, owner's house and forest land. This shows less productivity than Darya land. ठीक है, and the last one is बुनिया land या बुनिया भूमि. बुनिया लैंड या बुनिया भूमि, इसमें लिखना, this land is located, this land is located far from owner's house in forest, far from owner's house in forest, or in some far located, or in some far located grassland. आगे लिखना, this land shows least productivity, this land shows least productivity, and most of the times, this land remains uncultivated. This land remains uncultivated for sometimes. This land is cultivated with pulses such as, this land is cultivated with pulses such as तोर and गहत. गहत, गहत के नाम से बोलते हैं, गहत. ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी थी. अगला बेसिक लिखते हैं टाइप्स ऑफ लैंड ऑन द बेसिस ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी. ठीक है, इसमें 3 टाइप की होती है. सबसे पहले होती है तलाव लैंड, जिसे हम ऐसे लिखते हैं, तलाव. ठीक है, अगली है उपराऊ लैंड, जो कि लिखते हैं हम उपराऊ लैंड. ठीक है, उपराव लैंड 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है. एक होती है उपराव अव्वल, या जो फर्स्ट श्रेणी की होती है, फर्स्ट अच्छी होती है, और दूसरी होती है दोयम. ठीक है, दोयम होती है. और थर्ड जो होती है वो होती है इजरान, जिसे लिखते हैं ऐसे. ठीक है, तो इसके बारे में बताया था मैंने थोड़ा. जो तालाब लैंड होती है बेस्ट इरिगेटेड लैंड होती है, बहुत अच्छी फर्टिलिटी होती है. और तालाब के बाद जो आता है ना उपराव अव्वल, तो उपराव अव्वल से 3 गुना प्रोडक्टिविटी तालाब लैंड देती है. ठीक है, इतनी अच्छी इरिगेटेड होती है. इसके बाद जो अच्छी इरिगेटेड होती है उपराव अव्वल इरिगेटेड होती है. ठीक है, उपराव अव्वल जो है उपराव दोयम से 1.5 गुना ज्यादा प्रोडक्शन देती है. इसके बाद होती है उपराव दोयम, इसमें भी इरिगेशन थोड़ा बहुत होता है, तो इजरान से लगभग 2 गुना ज्यादा प्रोडक्टिविटी देती है. और इजरान लैंड तो बिल्कुल खाली बंजर पड़ा पथरीला इलाका होता है, कुछ हो गया तो हो गया, वरना कुछ सवाल नहीं. ठीक है, तो लिखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ इरिगेशन. फर्स्ट इज तालाब लैंड या तालाब भूमि. इसमें लिखना अवेलेबल विद बेस्ट इरिगेशन फैसिलिटी, available with best irrigation facility, and shows
3 times productivity than shows 3 times productivity than Uprao Oval land. Uprao Oval land. अगले लिखना उपराव लैंड या उपराव भूमि. अगला है उपराव लैंड. इसमें पहले लिखेंगे हम उपराव अव्वल. ठीक है. जैसे नीचे नीचे आ रहे हैं समझ जाना कि एरिएशन कम कम हो रहा है. सबसे अच्छा तालाब है तो उसके नीचे कम होता जा रहा है. उपराव अव्वल में लिखना, अव्वल में लिखना. इट शोज 1.5 times productivity than उपराव दोयम. times productivity than उपराव दोयम. इस पे दूसरा लिखना उपराव अव्वल के बाद उपराव दोयम लैंड होती है. उपराव दोयम लैंड होती है. इस पे लिखना इट शोज 2 times productivity than इजरान भूमि. shows 2 times productivity than Ijran land. And the last one is Ijran land या फिर इजरान भूमि. इसमें लिखना it is unirrigated and unfertile land. It is unirrigated and unfertile land with a little to no productivity. To no productivity. ठीक है. with little to no productivity. तो इजरान होती है. ठीक है. तो एज इट इज याद कर लेना से इरिगेशन पे तलाव, उपराव अयम, सॉरी उपराव ओवल, उपराव दोयम और लास्ट में इजरान. और हम उस पे बेसिस यूटिलिटी बेसिस पे करके हम धरिया, आपका बिचलिया और बुढ़िया. ठीक है. तो अगली क्लास में हम आईसीआर के जो मैंडेट है कि बेसिकली लैंड सॉइल कितने उस पर डिवाइडेड है, हिली लैंड है, क्या क्या है, वो कर लेंगे. और उसके बाद हम थोड़ा देखते हैं आगे क्या क्या कर सकते हैं. क्लियर इतना. तो यहाँ तक इतना ही करते हैं, फिर हम अगली क्लास में करते हैं. ठीक है. चलो आज